अस्सलाम वालेकुम जी। टॉपिक हमारा है पावर। 2-3 दिन से टॉपिक हो नहीं रहा था, एक्चुअली लेक्चर नहीं हो रहा था, मैं बिज़ी था। तो आज से इंशाल्लाह रेगुलरली लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। पावर का टॉपिक, इसको मैट्रिक लेवल में भी आपने पढ़ा है। पावर की डेफिनेशन होती है, वर्क ओवर टाइम को पावर कहते हैं। वर्क ओवर टाइम को रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कह सकते हैं, यानी अल्फाज में आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। जिस तरह आपको याद होगा, हमने जब वेलोसिटी को टाइम पर डिवाइड करें तो उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं, वो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। इसी तरह जब आपने वर्क को टाइम पर डिवाइड करना है तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड पावर। और जब पावर के साथ कुछ भी ना लिखा जाए तो वो एवरेज पावर ही समझी जाती है। अगर इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि आप यहाँ पर रेट ऑफ डूइंग वर्क तो लिखोगे डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, ये तो लिखेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, साथ लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका मतलब ये बन जाएगा कि जब टाइम एक लम्हा हो जाता है, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब होता है टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ये वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो जब टाइम वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, उस वक्त जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा उसको इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, पावर ऑफ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये जो चीज़ है ना, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक ख़ास लम्हा। टाइम का जो एक ख़ास लम्हा होगा उसको पर्टिकुलर इंस्टेंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बन गई रेट ऑफ डूइंग वर्क एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, या फिर पावर ऑफ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी इसमें ये वाली चीज़ लिखना ज़रूरी है, इंस्टेंटेनियस पावर के अंदर ये टर्म बताना ज़रूरी है। जब टाइम 1 इंस्टेंट होगा उस वक्त पावर को इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। दूसरी चीज़ इसमें आपने SI यूनिट इसका याद करना है। SI यूनिट इसके फार्मूले से क्लियर है, W का यूनिट जॉल होता है और टाइम का सेकंड, जॉल पर सेकंड को वाट कहते हैं। ये SI यूनिट है। एक ओल्ड यूनिट भी इसका हुआ करता था, अब भी है लेकिन यूज़ नहीं करते। ओल्ड यूनिट इसका था हॉर्स पावर, HP, और रिलेशन ये था कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, यानी हॉर्स पावर ग्रेटर यूनिट था। इसकी नेचर अगर बयान करना चाहें कि पावर स्केलर है या वेक्टर है, तो याद रखो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फिर एक रिलेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है बुक में, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये हम सिंपल एक फार्मूले से ड्राइव, थोड़ी सी ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, कंसीडर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v। ये पैराग्राफ लिखने के बाद आपने वर्क का फार्मूला, पावर का फार्मूला लिखना है, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा W ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे वर्क की। वर्क होता है ना F डॉट डी, अगर डेल्टा W होगा तो F डॉट डेल्टा डी हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये वैल्यू पुट करने से इंस्टेंटेनियस पावर को सिर्फ P भी कह सकते हैं। आंसर आ जाएगा लिमिट F डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब जिस चीज़ के साथ डेल्टा मौजूद होगा ना, इस लिमिट का ताल्लुक सिर्फ उसके साथ होता है। ये F तो कांस्टेंट है, या आप इस सेंस में देखें, जिस चीज़ को आपने ज़ीरो किया है, लिमिट बता रही है कि टाइम को आपने ज़ीरो की तरफ अप्रोच किया है, यानी टाइम को स्मॉल किया है। तो जिस चीज़ को आप स्मॉल कर रहे हैं वो टाइम है। तो अब देखिए उसके स्मॉल करने से क्या चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, स्मॉल होगा, या फोर्स स्मॉल होगी। तो भाई फोर्स तो कांस्टेंट लग रही है,
फोर्स ने कांस्टेंट रहना है। इट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है जब टाइम को स्मॉल करें, तो ये लिमिट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर अप्लाई होती है, फोर्स पर नहीं होती। आप फोर्स को पहले लिख सकते हैं और लिमिट को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ डेल्टा डी और डेल्टा टी एस डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इस तरह कह सकते हैं। तो ये फार्मूला हम जानते हैं कि ये जो चीज़ है ना, लिमिट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। फिर एक टर्म है किलो वाट आर। याद रखना ये जो किलो वाट आर है ना, ये एनर्जी का यूनिट है, ये पावर का नहीं है और ऐसा यूनिट भी नहीं है। ये वैसे ही एक लार्जर सा यूनिट एनर्जी का, अमूमन इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। ये बिजली के बिल जो आते हैं ना, वो किलो वाट आवर में मेजरमेंट होती है। ये जो कहते हैं कि हमारे घरों में इस दफ़ा जी 200 यूनिट बिजली के इस्तेमाल हुए हैं, तो वो 200 यूनिट का मतलब होता है 200 किलो वाट आवर। मीटर के ऊपर जो एक यूनिट है वो 1 किलो वाट आवर कहलाता है। किलोवाट आवर एनर्जी की कंजप्शन होती है कि बिजली में से कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई, उसके हिसाब से बिल आता है। तो किलोवाट आवर की डेफिनेशन ये है कि ये किलोवाट आवर अपनी डेफिनेशन खुद बता रहा है। किलो का मतलब होता है 1000, तो किलो वाट ये सिर्फ पावर का यूनिट था। अगर आर ना साथ लगाएं, सिर्फ किलो वाट लिख लें, तो किलो वाट तो पावर का ही यूनिट है। वाट जिस तरह पावर होता है ना, किलो का मतलब है 1000 वाट, पावर को किलो वाट कहते हैं। तो किलो वाट पावर को 1 घंटा ऑन रखने से, ये टाइम है और ये पावर है पी। पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी बनती है। ये जो पावर का ऊपर फार्मूला भी हमने सबसे पहले लिखा है ना, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो यहाँ से अगर आप टी को उधर ले जाएं, पी इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बनता है। इट मीन्स पावर और टाइम की मल्टीप्लिकेशन एनर्जी या वर्क बनती है। तो यहाँ से पता चला, अगर पावर 1 किलो वाट हो और 1 घंटे तक वो ऑन रहे, तो जितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी ना बिजली की, वो 1 किलो वाट आवर होगी। एक सादा सी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं किलो वाट आवर की, एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। इसका प्रूफ दिया हुआ है कि 1 किलोवाट आवर जॉल्स में कन्वर्ट करें तो कितना होगा। भाई आप अगर किलोवाट के वाट बना देंगे तो 1000 वाट बनेंगे, और टाइम आवर्स के सेकंड्स बना दें तो 3600 सेकंड होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड। वाट सेकंड को जॉल कहते हैं। ये ऊपर वाला जो फार्मूला था ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी टी, पावर का यूनिट वाट, टाइम का यूनिट सेकंड लिख दें तो ये वर्क का यूनिट जॉल बन जाता है। वाट सेकंड आपस में जॉल के बराबर होता है। तो आप ये देख सकते हैं 3.6, 10⁻⁶ की जगह मेगा लिख लो तो 1 किलो वाट आवर का आंसर आ जाएगा 3.6 मेगा जॉल। उसके बाद एनर्जी आपने बताना है। एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, ये मैट्रिक लेवल पर जो आपने पढ़ी हुई है ना, वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है। इसकी 2 बेसिक टाइप्स होती हैं, वैसे तो कई टाइप्स हैं, बेसिक टाइप्स इसकी, मेजर टाइप्स इसकी 2 हैं। एक को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इसका फार्मूला वही आपने जो पहले पढ़ा हुआ है, 12mv²। मैट्रिक लेवल पर आपने इसको शायद ड्राइव भी किया होगा। काइनेटिक एनर्जी 12mv² के फार्मूले से। पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब हमारी बुक में पोटेंशियल एनर्जी की फर्दर 2 टाइप्स बयान की हुई हैं। एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट की वजह से हो, यानी जो अर्थ से हाइट की वजह से एनर्जी होनी है ना, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होनी है। या एनर्जी ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू हाइट फ्रॉम अर्थ,
ये इसमें मेन बात जो लिखनी है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक होती है, स्प्रिंग में स्टोर होती है। स्प्रिंग को खींचें तो वो हमें वापस खींचने की कोशिश करता है, तो वो जो वापस खींचने की कोशिश कर रहा है ना, वो असल में उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसको कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू इलास्टिसिटी। रबड़ में भी हो सकती है, स्प्रिंग में भी हो सकती है। जो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाने की एबिलिटी रखता है छोड़ने पर, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको हमारी बुक में वैसे डेफिनेशन दी हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, स्टोर्ड इन स्प्रिंग। आगे ये भी लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्टेट, ड्यू टू स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक और टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और लॉन्ग के तौर पर, दोनों के लिए आता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये है जी, ये मैं कहूँगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल प्रूव हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन प्लस सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली स्टेप्स मामूली से हैं, डेफिनेशन पर हम एंड पर आएंगे, पहले मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। वैसे चलो डेफिनेशन कर ही लेते हैं। डेफिनेशन ये है जी, वर्क जब करते हैं ना तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये कर सकते हैं, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। या ये भी कह सकते हैं, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जनरल नाम एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी, बाकी काइनेटिक लिख लें, पोटेंशियल लिख लें, इलास्टिक पोटेंशियल लिख लें, तीनों सही हैं। हमारी बुक में सिर्फ काइनेटिक लिखा हुआ है, आप कुछ भी सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते हैं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको प्रूव करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, इसमें से s की जगह d लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल। तो हम d को एक तरफ कर लेते हैं, 2a दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2a और वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन एफ डी बन गया। राइट हैंड साइड एम ए को मल्टीप्लाई करना है 1/2a इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, एफ डी बन जाएगा वर्क, और 1/2 एम को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, वी एफ स्क्वेयर से भी हाफ एम वी एफ स्क्वेयर बन गया, फिर वी आई स्क्वेयर से तो हाफ एम वी आई स्क्वेयर। एंड पर हमारी बुक में एग्जांपल दी है, लिफ्ट, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करोगे ना, लिफ्ट या लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करोगे ना तो तब वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। दूसरी एग्जांपल ये दे सकते हैं, जब स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग कंप्रेस, उस वक्त जो वर्क डन है वो इक्वल होगा चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा है, जब आप मूव करवाओगे किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग द ऑब्जेक्ट, उस केस में वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी APE, इसको कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।